आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, आदरणीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्रीमती ममता बनर्जी, आदरणीय मुख्यमंत्री ओडिशा श्री नवीन पटनायक जी, आदरणीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री चंद्रशेखर राव जी, आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय बंधुवर एवं मातृशक्ति, आप सबको मेरा सादा चरण स्पर्श और बारंबार नमन। मैं अजय टंडन, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, आप सबको इसलिए संबोधित कर रहा हूं कि आप सबके राज्यों में तकरीबन देश के 25 करोड़ गरीब लूटे गए हैं, बुरी तरह से लूटे गए हैं और उनका करीब 25 लाख रुपया लूटा गया है, जिनका जीवन नरक से भी बदतर हो चुका है। हजारों ही नहीं लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और हजारों ही नहीं लाखों लोग करने वाले हैं। इसलिए मामला बहुत गंभीर है और वो चूंकि आप सब राज्यों से संबंधित है, इसलिए मैं आप सबको से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। महोदय एवं महोदय, यह मेरा 50वां वीडियो है, जिसका मात्र उद्देश्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्रियों को, देश की 1 करोड़ भाइयों बहनों के लिए जिनकी जीवन भर की जमा पूंजी भारत के राज्यसभा सदस्य, जो कि वर्ष 2010 से 2020 तक रहे हैं, श्री केडी सिंह, श्री कहना तो न्याय नहीं होगा, इनके लिए तो मैं बोलता हूं डकैत केडी सिंह, और एल्केमिस्ट के नाम से 100 फर्जी कंपनियों का मालिक डकैत केडी सिंह ने इन कंपनियों के सहारे और राज्यसभा के सदस्यों के सहयोग से 1 लाख करोड़ रुपए 1 करोड़ लोगों से लूटा और विशेष लूट इसने उसी कार्यकाल में की है जब ये राज्यसभा सदस्य रहा है, और ज्यादा लूट बीजेपी के कार्यकाल में की है। आप लोगों की उस संवैधानिक शपथ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज का मेरा वीडियो का मात्र मकसद इतना ही है, हालांकि इसके पहले भी मैं इसी तरीके का निवेदन कर चुका हूं, लेकिन इस बार खास करके आप सब लोगों को उस संवैधानिक शपथ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो आप लोगों ने पदभार ग्रहण करते समय देश के समक्ष ली थी और भूल गए। शपथ को मैं रिपीट नहीं करूंगा, उसका आशय यही था कि आप देश भर के कानूनों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन कराएंगे और अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो महोदय, मैं 50 वीडियो और 50 पिटीशंस के माध्यम से साक्ष्यों के साथ बता चुका हूं कि इन लुटेरों ने, जिनके नाम और आगे मैं लेने वाला हूं, देश के 25 करोड़ लोगों को लूटा और ज्यादातर कानूनों की धज्जियां उड़ा दी और आप इनके चश्मदीद गवाह हैं। आप इसको देख रहे हैं, आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन मालूम होते हुए भी आप मौन हैं। और मौन का एक ही कारण माना जाता है, अगर अपराध होते हुए देख करके भी कोई मौन रहे तो वो भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितने वो दूसरे अपराधी हैं। अपने 50 वीडियो के साथ साथ मैं आप लोगों को अनेक याचिकाएं मैं साक्ष्यों के साथ 100 पन्नों की भेज चुका हूं, लेकिन बारंबार निवेदन के बाद भी आदरणीय बंधुओं, आपने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। और ये बात सिर्फ 1 करोड़ की नहीं है,
इसी कड़ी में आपका प्रिय लेकिन देश का नंबर 1 डकैत सुब्रत राय भी है, जिसने 208 फर्जी कंपनियां जो सहारा के नाम से बनाई द्वारा 25 करोड़ लोगों से 10 लाख करोड़ से अधिक रुपया लूटा। यह रकम हो सकता है 15 लाख करोड़ हो, और भी ज्यादा हो सकती है। मामला चाहे डकैत केडी सिंह और उसकी 100 एल्केमिस्ट नाम की फर्जी कंपनियों का हो, जिन्होंने 1 लाख लोगों से 1 लाख करोड़ रुपए लूट लिए, और मामला चाहे सुब्रत राय का हो, जिसने देश के गरीबों का विशेषकर आपकी केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर की सहकारिता में पंजीकृत सहारा समूह ने अनेक कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई से 10 लाख करोड़ रुपए लूटा। सारी जानकारी आप सब लोगों को है। मैंने भी अनेक याचिकाओं के माध्यम से पर्याप्त जानकारी दी, और दोनों डकैत के मामलों में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सब अपीलें खारिज की, और उस खारिज अपीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सारे ग्रुप फर्जी हैं, और निवेशकों को तत्काल पैसा लौटाने का आदेश दिया। लेकिन निर्णय के 8 साल के निकल जाने के बाद भी ना तो डकैत केडी सिंह ने, ना डकैत सुब्रत राय सहारा ने गरीबों का पैसा लौटाया। जीवन भर की जमा पूंजी लुट जाने के कारण अनेक परिवार बर्बाद हो गए। 4 सहारा क्रेडिट सोसाइटीज के 10 करोड़ निवेशकों का कहना है कि नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ने फर्जी सोसाइटियों के पंजीकरण और 5 लाख से अधिक करोड़ लूटने की मौन स्वीकृति देकर सुब्रत राय सहारा जैसे डकैत से 50 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत लिए। यह आपका मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, इतना बड़ा डकैत का पार्टनर है, घूसखोर है। यह है आपकी बीजेपी सरकार। मत कहिए आज से कभी आपकी सरकार ऑनेस्ट है। मत लूट बेवकूफ बनाइए उन 100 करोड़ लोगों को। शर्म आनी चाहिए आप सब लोगों को। लोगों के जीवन भर की जमा पूंजी लुट गई। यह परिवार अपने घर का राशन नहीं खरीद पा रहे, स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे, मकान का किराया नहीं दे पा रहे, बीमार का इलाज नहीं करा पा रहे, लाखों के कर्ज के तले डूब गए हैं। आए दिन इनके महिला निवेशकों की लज्जा भंग हो रही है। कोई आकर के मां बहन की गाली दे जाता है, कोई आके इनको कुछ भी कह जाता है, वैश्या कह जाता है। आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? वो इज्जतदार घर की महिलाएं हैं, संभ्रांत घर की महिलाएं हैं, उनके लिए ये डूब बनने से भी ज्यादा खराब है। और इन्हीं कारणों से अनेक लोग आत्महत्या कर चुके हैं, अनेक करने वाले हैं। ये बात आप सब लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से अनेक बार बता चुका हूं, लेकिन आपको ना डकैत केडी सिंह को, ना सुब्रत राय को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि आप सब लोगों के यहां इन डकैतों के द्वारा आत्महत्या की हुई लाशों को भिजवाना शुरू कर दो। जब आपके दरवाजे पे 2-4 लाशें आएंगी तो हो सकता है आपकी आंखें कुछ नम हो, हालांकि बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, और कुछ सहानुभूति आ जाए और आप कुछ गरीबों का कल्याण करें। हालांकि डकैत सुब्रत राय और डकैत केडी सिंह पर फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक आतंकवादी के रूप में ये लोग मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन और दाऊद इब्राहिम से भी आगे हैं, बहुत आगे हैं। उसने तो कुछ लोगों को मारा, इन लोगों ने तो मिलकर के 25 करोड़ लोगों को मारा। अब मैं संबोधित करना चाहता हूं एल्केमिस्ट ग्रुप कंपनीज, जो कि 100 से अधिक हैं, और लूटा हुआ धन 1 लाख करोड़ से अधिक है, और लुटे हुए हमारे भाई बहनों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है। तो मेरे पूरे देश के भाइयों और बहनों, जिनको एल्केमिस्ट ने लूटा है, प्रिय एल्केमिस्ट निवेशक गण एवं एजेंट्स, जिनको मैं मात्र एजेंट्स को परिचय कराने वाला इंट्रोड्यूसर मानता हूं, उनकी कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं है। ना विधिक दृष्टिकोण से और ना किसी अन्य दृष्टिकोण से। नैतिकता के नाम पर उनको अपना कर्तव्य करना चाहिए पैसा दिलवाने के लिए, जो वो कर भी रहे। इसलिए किसी भी इन्वेस्टर को यह अधिकार नहीं है कि किसी एजेंट को गलत तरीके से बात करे। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं
कि एल्केमिस्ट में निवेश किए गए लोगों का एक डाटा बैंक बनाइए, और मैं उनको इकट्ठा करने के लिए नहीं कह रहा हूं इस कोरोना काल में, तो कतई नहीं, लेकिन केवल एक डाटा बैंक बनाने को कह रहा हूं कि आज के टेक्नोलॉजिकल युग में, टेक्नोलॉजी का जमाना है भाइयों बहनों, कतई मुश्किल नहीं है। इसलिए क्योंकि एकता में ही शक्ति है, ऐसा विश्वास करें। जिस दिन एल्केमिस्ट निवेशकों का पूरा डाटा एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, और जिसको देर नहीं लगेगी, अगर आप लोग ठान लें तो ये सारा काम एक हफ्ते में हो सकता है, तो पूरी संख्या जो है निवेशकों की वो 1 करोड़ से अधिक है। उनमें से चौथाई यदि मेरे कहने से, उसका सारा इंतजाम मैं कर दूंगा, ट्विटर या मेल के से आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्रियों को, अन्य मंत्रियों को भेजने लगेंगे, तो भाइयों और बहनों पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। और तब मेरे नेतृत्व में चंडीगढ़ में, जहां ये एल्केमिस्ट ग्रुप का महाडकैत केडी सिंह का महल है, इस साले ने खून पी करके अपना महल बनाया है, और शाम को डेली उसी खून को शराब की शक्ल में पीता है। हम 10 लाख लोग इकट्ठा करके केडी सिंह का घर फुकवा देंगे, और उसके बाद केडी सिंह के परिवार का, उसके परिवार का क्या हाल करेंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि जो सरकारें 10 वर्षों में भी न्याय नहीं दिला पाई, उन सरकारों के विरुद्ध कानून हाथ में लेना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसलिए उठो, जागो, और केडी सिंह की हालत एक कुत्ते से भी बदतर कर दो, उसके पूरे परिवार को भी उसी स्थिति में पहुंचा दो। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप सभी लोग पूरे देश का डाटा अवश्य इकट्ठा करें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती, और मैं कहता हूं, जिंदा कौमें न्याय की भीख नहीं मांगा करती, उसको छीन लिया करती हैं। इसलिए उठो, अब केडी सिंह को वह हालत कर दो कि वो आपके पैरों में गिर करके आप जो मांग रहे हैं वो दे। अब मैं आप सभी से आपके हित के लिए एक निवेदन करना चाहता हूं, और आप सभी को एक FIR लिखकर भेज रहा हूं। जिसको भी न मिले, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ईमेल नंबर पर मैसेज कर सकता है और प्राप्त कर सकता है। यह FIR देश के प्रत्येक थानों में भेजी जानी है भाइयों और बहनों। ये बड़ा काम है, रजिस्ट्रेशन कराना मेरा काम है। और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आधार बनाते हुए मैंने इस प्रकार लिखी है कि पुलिस देश की चाहे जितनी भ्रष्ट हो, FIR लिखनी ही पड़ेगी। वो कमिश्नर हो या दरोगा हो, सबकी वर्दी उतरेगी अगर नहीं लिखेंगे, और जेल जाना पड़ेगा। और ये मेरी खुली चुनौती है उस पुलिस तंत्र को, जिसने पिछले सालों साल से मेरी मेहनत के बावजूद FIR नहीं लिखी है। कब तक नहीं लिखोगे? ये जिद बहुत भारी पड़ेगी। FIR की धाराएं हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120B, 34, 354, 370, 509, 326, 376। अब आप कहेंगे 376 क्यों है, 326 क्यों है, 509 क्यों है? तो इसका विवरण मैं आगे दे रहा हूं। धाराओं की संख्या फिर पढ़ दे रहा हूं। 420, 467, 468, 471, 120B, 34, 354, 370, 509, 326, 376। सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है भाइयों और बहनों, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, संख्या है 68/2008। निर्णय का दिनांक है 12/11/2013, जिसमें 40 पन्ने का ये निर्णय है। इस बात पर दिया गया कि पुलिस की संवैधानिक कर्तव्य FIR लिखने के संबंध में क्या है। इस निर्णय के अंतिम 40वें प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने लिखा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज मैंडेटरी, यानी अनिवार्य है, अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC if information discloses commission of a cognizable offense and no preliminary inquiry is permissible in such situation। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये कहने के पहले आदरणीय
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश के सभी राज्यों के सॉलिसिटर जनरल की बहस को विस्तार से सुना और उसके बाद 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने, जिसमें हमारे वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश भी थे, ये कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि संज्ञेय अपराधों के कारित होने की सूचना दी जाती है तो मात्र सूचना देने पर पुलिस द्वारा एफआईआर यानी मुकदमा लिखा जाना अनिवार्य है। प्राथमिकी लिखने के पहले पुलिस कोई भी जांच पड़ताल नहीं कर सकती है, उसे किसी भी जांच पड़ताल का अधिकार नहीं है, अनुमति नहीं है। भाइयों और बहनों, जो धाराएं मैंने ऊपर बताई हैं वो सभी गंभीर ही नहीं, गंभीरतम अपराध हैं और संज्ञेय अपराध हैं। इस निर्णय के आधार पर केंद्र सरकार ने 2013, 2014, 2015 में एडवाइजरी जारी करते समय सभी राज्यों को तत्काल एफआईआर लिखने के आदेश जारी किए, जिसकी प्रतियां भी मैं आपको भेज रहा हूं। अभी हाल में 9 अक्टूबर को पुनः इसी प्रकार का बहुत सख्त निर्देश आया है केंद्र सरकार का, जो कि मुख्यतः महिलाओं से संबंधित है। उसको भी मैंने अपनी एफआईआर में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णित किया है। अब अगर इसके बाद भी पुलिस दरोगा, थानेदार, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर एफआईआर लिखने में हीलावाली करते हैं तो इसके लिए आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के 40वें पेज में पुनः कहा गया, पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अवॉइड हिज ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग ऑफेंस इफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज। और ये कहा कि एक्शन में बी टेकन अगेंस्ट एरिंग पुलिस ऑफिसर्स हु डू नॉट रजिस्टर द एफआईआर। ऐसी स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री को यह अधिकार है और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स अप टू द पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, सबके विरुद्ध कार्रवाई करें, उनको निलंबित करें, एफआईआर लिखाएं उनके विरुद्ध, उनको जेल भेजें। और मेरा अगर ये निवेदन नहीं माना गया तो माननीय मैं सर्वोच्च न्यायालय जाऊंगा और वहां निवेदन करूंगा ऐसे पुलिस वालों को निलंबित करिए, धारा 166A और ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स के तहत कार्रवाई करिए और जेल भिजवाइए। अब मैं और मेरे द्वारा लिखी एफआईआर का महत्वपूर्ण अंश पढ़ रहा हूं। बाकी पूरी एफआईआर आप लोग मेरे कार्यालय से ले लें, दस्तखत कर थाने को स्पीड पोस्ट से भेज दें। थाने जाने की जरूरत नहीं है भाइयों और बहनों। मुख्य अंश इस प्रकार है, बाकी सब एफआईआर शुरू में आखिरी में कई पेजेस की है, वो आपको मिल जाएगी। प्रस्तुत मामले में श्रीमती स्वयं अपना पूरा जीवन पूरे सम्मान और इज्जत के साथ बिता रही थी, लेकिन उपरोक्त डकैत केडी सिंह और उसके साथी डकैतों, निदेशकों, कर्मचारियों ने जिनके की नाम एफआईआर में दिए हैं, हम सम्मानित गृहिणियों की जीवन भर की पूंजी लूट ली है और अपने ऐशो आराम और अय्याशी में खर्च कर ली और वापस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम स्त्रियां अपने मातृत्व एवं अपने दायित्वों का निर्वहन सम्मान के साथ नहीं कर पा रही हूं, अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्माण सम्मान के साथ नहीं कर पा रही हूं। उपरोक्त अपराधियों ने अपनी गुंडागर्दी, छल कपट, बल प्रयोग, प्रवंचना द्वारा, उत्प्रेरणा के द्वारा हम महिलाओं की जमा पूंजी छीन ली है, जिसके कारण हम महिलाएं बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रही हैं, अपने पारिवारिक सदस्यों का इलाज नहीं करा पा रही हैं, अपने घर का राशन नहीं ला पा रही हैं, घर का बिजली का बिल नहीं भुगतान कर पा रही, मकान का किराया नहीं दे पा रही, और तो और किसी तरह जीवन चलाने के लिए मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों से कर्जा लिया हुआ है। इन सभी कारणों से आए दिन हम महिलाओं को मां बहन की गालियां सुननी पड़ रही हैं, अशोभनीय आचरण का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि लोग कहते हैं कि तुमको उठा ले जाएंगे और तुम्हारे साथ बलात्कार करेंगे। इसके लिए मैंने 376 भी लगाया और तमाम धाराएं लगी हैं, जिससे हम महिलाओं की लज्जा भंग हो रही है। अक्सर स्थिति इतनी खराब हो जा रही है कि हम महिलाएं अपने परिवार से ही आत्महत्या का मन बना रही हैं और कुछ महिलाएं आत्महत्या कर भी चुकी हैं। यदि हम महिलाओं की जमा पूंजी जल्द ही न मिली तो हमारे तो हजारों ही नहीं लाखों महिलाएं आत्महत्या पर मजबूर होंगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार, आदरणीय परम आदरणीय मोदी जी, ध्यान से सुन लीजिए, लाखों ही नहीं लाखों महिलाओं का और परिवारों का और लोगों की आत्महत्या का पाप
आपकी सरकार और आप पर पड़ेगा। और इस महापापी केडी सिंह और उसके निदेशकों को पड़ेगा, राज्य के मुख्यमंत्रियों को पड़ेगा। भारत के संविधान 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित कानून के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। उपरोक्त परिस्थितियों में हमारे साथ, हमारे जैसे देश भर के लाखों निवेशकों के साथ देश के सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 का नित्य प्रति उल्लंघन हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी अगेन मैं कहूंगा केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की है, जिसकी आपने शपथ खाई है कि आप संविधान और संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे और कराएंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, आइए हम सभी मिलकर एक संकल्प लें कि जब तक एक एक निवेशक का एक एक रुपया मैं 2% मासिक ब्याज के, मैं 6% की कंपाउंडिंग ब्याज के नहीं मिल जाता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को चैन से नहीं बैठने देंगे। केडी सिंह और उसके साथियों का जीवन नरक से भी बदतर कर देंगे। मैंने 2% मासिक ब्याज और 6 महीने की कंपाउंडिंग की बात इसलिए की क्योंकि इस केडी सिंह ने पिछले 10 वर्षों में गंभीरतम अपराध कारित किए हैं, लोगों का जीवन नरक से बदतर बना दिया है। इसलिए अन्य सजाओं के अलावा ब्याज और अतिरिक्त ब्याज जो मैंने मांगा है, ये सजा बहुत अधिक नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कम है, और ये केडी सिंह को देना भी पड़ेगा। उसका पाई पाई बिखवा दूंगा, पाई पाई नीलाम करा दूंगा, भिखारी से भी बदतर बना दूंगा। आइए हम पूरे देश में इस महापापी, महाडकैत नेताओं का संरक्षण प्राप्त, राज्यसभा का संरक्षण प्राप्त, लोकसभा का संरक्षण प्राप्त आईएएस आईपीएस, जो देश के भ्रष्ट आईएएस आईपीएस हैं, उनका संरक्षण प्राप्त करके ये 1 लाख करोड़ का मालिक बन गया, इसका समूल नाश करेंगे। दशहरा आ रहा है, ये रावण से भी बड़ा रावण है। आइए मिलकर के इसकी आग लगाएं इसको, और इसका समूल नाश करके आंदोलन चलाएं, इसकी समस्त संपत्तियों को जब्त कराकर और अपना हक वसूल करें। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।